अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इस वक्त माइन बदर टीवी इंटरनेशनल और मैं हूं नसीर जर्मनी के स्टूडियो से। मेरे साथ है जी हम जफर साहब कनाडा से। और जो पाकिस्तान के हालात हैं और जो जंग के हालात हैं यूक्रेन रूस के, इसके ऊपर हम तबसरा करेंगे। जी मैं उनके पास चलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। सर, ये पाकिस्तानी सियासतदानों को या सियासत को क्या हो गया है? तीन तीन साढ़े 3 साल गुजरते हैं, फिर हलचल मिल जाती है। तो आजकल तो तहरीक अदम एतमाद सर पे खड़ी हुई है। तो हमारे अपोजिशन के रहनुमा, हमारे इमरान खान साहब, ये सारे एक दूसरे को ऐसी ऐसी जुबान इस्तेमाल करते हैं कि जो जेब नहीं देती एक सरबराह को या एक आलम को या एक अपोजिशन लीडर को। तो क्या कनाडा में या दूसरे ममालिक में भी ऐसा होता है कि जो जुबान का इस्तेमाल बेजा होता है? हाथापाई तो मैंने देखी है, लेकिन जुबान ऐसी इस्तेमाल करना जो अच्छा नहीं लगता। इसमें इस बारे में बताइएगा जी। जी यही तो बड़ी बदकिस्मती है कि हम लोग जो है ना वो अपने आप को मुसलमान भी कहते हैं, इस्लामी मुल्क का सरबराह भी कहते हैं और बड़े बड़े दावे भी करते हैं, मगर हमारा जो अमल है वो क्या है और हम अमली तौर पे क्या कर रहे हैं। यानी आपने कनाडा अमेरिका की या बरतानिया की, जर्मनी वगैरह की, इन मुल्कों की, तो इसमें तो आपने भी देखा होगा कि कभी भी कोई जातियात पे नहीं उतरता है, कोई जाती बात नहीं करते हैं। वो अगर तनकीद करते हैं तो पॉलिसियों के ऊपर तनकीद करते हैं, यहाँ पार्टी पॉलिसी पे। वो इवन कोई जात पे, किसी पार्टी के लीडर की जात पे अटैक नहीं करते हैं। हाँ, आम लोग जो है ना वो सामने आ जाते हैं और बड़े बड़े जो है ना वो कभी किसी का कोई केस बन गया, कभी किसी ने कोई करप्शन की, या यहाँ ज़्यादातर यहाँ यही होता है कि किसी लीडर पर यह इल्ज़ाम लग जाता है कि उसने कोई सेक्सुअल मिसकंडक्ट की या इस तरह की कोई बात आई, तो वो लोग कोर्ट में जाते हैं, आम आदमी कोर्ट में जाता है। ये नहीं कि वो एवानू में और इस तरह उनको उछालते हैं। अब बात यह है कि पाकिस्तान में इन सियासतदानों का क्या, पूरी कौम इखलाकी लिहाज से दिवालिया हुई हुई है। मैं तो बार बार ये कहता हूँ, पता नहीं नाजरीन कहते होंगे इसको तो एक ही लफ्ज मिल गया है। तो बात यही है कि जब पूरी कौम इखलाकी लिहाज से बिल्कुल जो है ना वो दिवालिया हो चुकी हो, इखलाकी कदरें न रही हूं, तो यही होता है। मगर देखना यह होता है कि जो इक्तदार में हो उसको अच्छी जुबान इस्तेमाल करनी चाहिए, क्योंकि वो इक्तदार में है और उसको सबको साथ लेकर चलना होता है। मगर बदकिस्मती से यहां हमने ऐसी रवायात कायम कर दी हैं कि जो इक्तदार में हो या इक्तदार से बाहर हो, एक दूसरे की जातियात पे कीचड़ उछालते हैं और एक दूसरे को जाती नामों से और गंदे नामों से बुलाते हैं और फिर खुश भी होते हैं। और अजीब बात यह है कि हमारे जो सुनने वाले हैं, जो सामाईन होते हैं, जो वहां बैठे हुए लोग होते हैं जलसों में, वो फिर नारे भी मारते हैं और तालियां भी बजाते हैं। ऐसे लीडरों को तो जूते मारने चाहिए जो किसी की जात के ऊपर इस तरह का कीचड़ उछालें और गंद उछालें। अगर हमारी कौम उनको इजाजत ना दे तो किस तरीके से ये लोग इस तरह कर सकते हैं? इसका मतलब है कि पूरे का पूरा आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है और वो इस पर खुश होते हैं और नारे मारते हैं और नारा तकबीर भी बुलंद करते हैं। अब बात यह है कि जो जुबान इमरान खान साहब ने इस्तेमाल की वजीर आजम होते हुए कराची में भी और बाहर के जलसों में भी, वो मुनासिब नहीं था। उसके बदले में दूसरे दिन जो कसर रहती थी वो बिलावल भुट्टो साहब ने निकाल दी। अब इमरान खान साहब की मां बहन सब पे अटैक कर दिए। भाई यार क्या है, कोई एक तो सब्र करो। कौन आप में से साबित करेगा कि कौन बड़ा लीडर है? हर कोई अपने आप को कहता है कि मैं सबसे बड़ा लीडर हूं, मगर बात वही है कि आप लोग गर्मजोशी दिखाते हो और होश जो है ना वो अपने हवास खो बैठते हो और जातियात पे अटैक करते हो और जातियात पे उतरते हो। यही बात हो रही है। और इमरान खान साहब की जुबान तो अब ऐसी चल पड़ी है कि अब अल्लाह ही खैर करे, पता नहीं जो है ना वो इसका अंजाम क्या होगा जी। तो इन्होंने तो आज जनरल बाजवा को भी उनसे भांडा बीच चौराहे में फोड़ दिया। बाज बातें दोस्त दोस्त को बताते हैं, बतानी चाहिए, अक्लमंद बता देते हैं। तो उन्होंने तो कह दिया कि नाम हमें भी नहीं लेना अच्छा नहीं लगता। तो इनको ये राज एजेंसी है अमानत में खयानत क्यों करनी पड़ी इनको?
और ये तो साथ एक फौज ने तो कह दिया कि हमारा सियासत से ताल्लुक नहीं है। एक तरफ फौज ये कह रही है, दूसरी तरफ ये बात कह रहे हैं, तो उसका मतलब फौज सियासत में आ गई है बकौल इनके अमनाल खान के या किसी और के। देखो जी, फौज सियासत में ना भी आए तो हमारे सियासतदान घसीटते हैं उसको कि आओ, क्यों नहीं आ रहे। अब जो इमरान खान साहब ने लफ्ज इस्तेमाल किया कि न्यूट्रल कौन होता है, न्यूट्रल जो है ना वो जानवर होता है, इसका मतलब है कि उसको दुख हुआ है कि क्यों न्यूट्रल हो गए हो, आप क्यों न्यूट्रल हुए हो। अब बात यह है कि जब बिलावल भुट्टो या बाकी सारी अपोजिशन कहती थी कि ये सिलेक्टेड है और इनके पीछे जो है ना इनको लाने वाले वो पीछे खड़े हैं, तो इसका मतलब है कि इमरान खान साहब ने ये जो तकरीर की है दीर में, उसमें इनको उन्होंने बात वाजिया कर दी है कि पहले तो तुम मेरे पीछे खड़े थे, अब तुम पीछे से भाग गए हो, अब तुम न्यूट्रल हो गए हो। अब आपने जो है ना वो बयान दे दिया है कि हम न्यूट्रल हैं, हम किसी का साथ नहीं देंगे, ये सियासतदानों का काम है। तो उनको उस चीज का जो है ना वो दुख हुआ और उन्होंने देखे लफ्ज कैसे इस्तेमाल किए हैं कि न्यूट्रल तो जानवर होता है। क्या मतलब है इसका कि किस जुमरे में उनको खड़ा कर दिया है। यानी ये वही बात है ना कि आ बैल मुझे मार। और दूसरे ये कि जब इमरान खान साहब सारी उम्र न्यूट्रल की बात करते रहे हैं और कहते रहे हैं कि मैंने क्रिकेट में न्यूट्रल अंपायर लाया हूं मैं, इसका मतलब वो जानवर लाए थे इन्होंने जो न्यूट्रल अंपायर बन गए थे जो है ना वो क्रिकेट में। क्यों न्यूट्रल की हिमायत करते थे ये कि न्यूट्रल तो अच्छी बात है, अगर कोई न्यूट्रल हो तो वो अच्छी बात है, उनको न्यूट्रल रहने देना चाहिए। और अगर वो भी न्यूट्रल रहे तो अब बात यह है कि खुदा करे कि वो न्यूट्रल ही हूं और इन सियासतदानों को इनको फाड़ने दे एक दूसरे के सर, इनको निकालने दे एक दूसरे को गालियां। आखिर ये तंग आकर हो सकता है कि कहें कि लानत है हमारे जैसे सियासतदानों के ऊपर, हम क्यों एक दूसरे पर इतना कीचड़ उछालते हैं। अब देखें बात वही है कि क्यों बार बार जो है ना हम ऐसे अदारों को घसीटते हैं सियासत में जिनका काम सियासत नहीं है। अब इंडिया में भी तो पॉलिटिशियंस है ना, इंडिया में भी तो सियासत हो रही है ना, वहां क्यों नहीं कोई फौज को घसीटता जो है ना वो सियासत में, वहां क्यों नहीं कोई आकर जो है ना वो बयान देता, वहां के जर्नैल क्यों नहीं आकर जो है ना वो सफाइयां पेश करते। अब बात यह है कि हम उनके बगैर चल भी नहीं सकते और हम उनके बगैर चलना भी नहीं चाहते। और यही बात है कि हर जगह पे ये ऐसी खिचड़ी पकी हुई है कि अब इससे निकलना बहुत मुश्किल है। और अब हमने एक ऐसा रास्ता खोल दिया है कि अब यही कुछ होता रहेगा, यही गिरबान एक दूसरे के हाथों में होंगे और फिर कभी न्यूट्रल हो गए तो फिर भी गालियां पड़ेंगी, ना न्यूट्रल हो गए तो फिर भी गालियां पड़ेंगी, यही कुछ होता रहेगा जी। बात दरअसल बिगड़ी ज्यादा कल से है कि कल जो पार्लियामेंट की रिहायशी हिस्सा है उसमें कुछ 60-70 बंदे आ गए। तो वो क्या करने बंदे आ गए थे, तो आया कानून उनकी इजाजत देता है, तो अगर कानून इजाजत नहीं देता है तो फिर वो क्यों आए। और फिर आज वजीर दाखिला ने कह दिया कि आइंदा से ऐसी हरकत हुई तो मैं छोड़ूंगा नहीं। वही घिसा पिटा बयान दे देते हैं, फिर उसके बाद हार मान लेते हैं। तो इस बार हम बताइए। और इस वजीर दाखिला की आप क्या बात करेंगे, ये तो पता नहीं कब से कहते आ रहे हैं कि किसी को छोड़ूंगा नहीं। बात तो वही है कि इमरान खान साहब कह रहे थे कि किसी को छोड़ूंगा नहीं मगर सबको ही छोड़ना पड़ेगा। ये बातें अब शेख रशीद साहब कहते हैं किसी को छोड़ूंगा नहीं, और आप लोगों ने तो रवायत कायम की हुई है छोड़ने की। आपने तो मिन्नतें तरले करके छोड़ा हुआ है लोगों को, कातलों को छोड़ा है आपने, दहशतगर्दों को छोड़ा है आपने, आपने तो सबको छोड़ा है। चले ये जो पार्लियामेंट लाजिज में आए ये तो चलो मुसल्ला नहीं थे उस वक्त, मगर बात यह है कि मौलाना साहब को ये बुलाने भी नहीं चाहिए थे, ये गलत बात है। बात तो वही है कि क्यों कोई कानून हाथ में ले, क्यों कोई अपने जाती जो है रजाकारों को वो वहां बुलाए। और बात यह है कि ये रजाकार बने क्यों, किस मुल्क में यह इजाजत है कि आप अपने प्राइवेट रजाकार रखो। यह वजीर दाखिला साहब को पता नहीं है, ये इनको पता नहीं है कि मुल्क में इस तरह की जैली तंजीमें रखना, इस तरह के जो है ना वो रखना, जो है ना वो रजाकार और इस तरह के जो मुसल्ला लोग हों वो मना है। अगरचे उनके पास कोई असला वगैरह नहीं था उस वक्त, मगर उनको बुलाया क्यों गया। मौलाना साहब ने गलती की है उनको बुला के। बात यह है कि ये कहते हैं कि हम हिफाजत के लिए आए थे ताकि हमारे जो मेंबर हैं उनको अगवा ना किया जाए। बात यह है कि जिन्होंने अगवा करना है आप जितने मर्जी रजाकार बाहर बैठा लो, उन्होंने कर ही लेने हैं। अब तो इस तरह जो है ना ये गलत हुआ है, ये ऐसे नहीं होगा, होना चाहिए। तो फिर वक्फा करते हैं, वक्फे के बाद जो है ना वो फिर शुरू करते हैं जी। लेते हैं एक वक्फा नाज़रीन। हाँ जी, 8 मिनट वक्फे के बाद दोबारा हाजिर।
हमने वक्फे से पहले बात की थी पाकिस्तान के हालात की। अब आलमी हालात का पता करते हैं। जंग लगी हुई है रूस और यूक्रेन में, लाखों के हिसाब से मुहाजिरीन यूरोप में जाता है। मैं जी एम जफर साहब से पता करूंगा कि आया कनाडा की हुकूमत ने भी दिल खोला है या अमेरिका ने कि ये जो से मुहाजिर है वहां भी कुछ चले जाएंगे? जी बताइएगा। जी, कनाडा की हुकूमत का तो रिफ्यूजीज के बारे में हमेशा से ही बड़ा ही अच्छा जो है ना वो रहा है इनका रिकॉर्ड। और जहाँ कहीं भी दुनिया में कहीं कोई क्राइसिस आया है ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे, तो कनाडा सबसे आगे हुआ है। तो यूरोप का असल में ये मसला है कि यूरोप तो बिल्कुल साथ लगता है सबको, यानी अफ्रीका वालों को भी, वो भी वहां से अगर कुछ हो तो इजी है उनके लिए यूरोप में पहुंचना। इसी तरह मिडिल ईस्ट वालों के लिए भी इजी है, बाकी भी जो है ना उनके लिए यूरोप में आना इजी है, मगर कनाडा में आना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि कनाडा में डायरेक्ट बॉर्डर कहीं से भी नहीं है, सिवाय जो है ना वो अमेरिका के रास्ते होके ही आना पड़ता है अगर कोई जमीनी रास्ते से आए, या फिर हवाई जहाजों के जरिए आना पड़ता है। डायरेक्ट बॉर्डर नहीं है, जिस तरह लोग पोलैंड में दाखिल हुए तो वहां से जर्मनी भी चले गए, वहां से हर जगह चले गए, वो नहीं है। मगर कनाडा ने हमेशा जहाज भर भर कर लोग मंगवाए हैं। कनाडा वालों ने श्रीलंका के जब मसला हुआ तो इन लोगों को यहाँ पनाहें दी। इसी तरह जब कहीं इराक में हुआ, शाम में हुआ, लिबिया में हुआ, पहले जमाने में जब वो इस्माइली बरादरी के लोगों के साथ युगंडा में हुआ था, कीनिया में हुआ था, उनको यहाँ बुलाया गया। और भी बहुत हर जगह वे पहुंचते हैं। अब जो है ना वो कनाडा की गवर्नमेंट ने यह ऐलान किया है कि हम जो है वो यूक्रेन के जो रिफ्यूजी आएंगे उनको यहाँ जो है ना वो वेलकम करेंगे, और उन्होंने उसके लिए एक अच्छी खासी रकम मुख्तस की है। और फिर अब जहाज आना शुरू हो गए हैं, और ये जो भी यहाँ आएंगे अच्छी खासी तादाद में ये उनको अकोमोडेट करेंगे, और ये बड़े अच्छे तरीके से उनको रखते हैं। अब कनाडा अमेरिका ने भी थोड़ा ऐलान किया है कि भाई जो आएंगे हम उनको वेलकम करेंगे, लेकिन उन्होंने स्पेशल अरेंजमेंट नहीं किए लाने के, तो वहाँ तो हमेशा कम ही लोग जो है ना वो उनको वो आने देते हैं। मगर कनाडा वालों ने तो अपने जहाज वगैरह वो किए हैं ताकि वहाँ से जो है ना वो जितने भी इनके हिस्से में आएंगे, क्योंकि यूनाइटेड नेशन ने जो रिफ्यूजी का जो है ना वो अदारा है वो बांट देते हैं फिर मुख्तलिफ मुल्कों में, कि जो भी नेटो के या यूरोपियन यूनियन के या इस तरह के इत्तेहादी मुल्क हैं उन सबको कहते हैं कि आप जो है ना वो इतने इतने ले लो। तो वो कनाडा ने भी कहा है कि हम लेंगे, तो वो आएंगे और ये इनको जो है ना वो इस तरह असाइलम देंगे। जी, तो कितनी देर के लिए देंगे? वो 3 साल का वीजा जो जर्मनी ने इशू किया था, या उनको फिर पक्का असाइलम देंगे? क्योंकि वहाँ जरूरत भी होती है काम करने वालों को। और सिर्फ ये यूक्रेन के लोगों के लिए है, या यूक्रेन में जो जंग के मुतासरीन है एशियन वगैरह वो भी इसमें शामिल होंगे? देखें जो तो वहां से निकल कर आ गए हैं डायरेक्ट जो है ना वो यूनाइटेड नेशन के रिकॉर्ड पे, जो यूएनएचसीआर का रिकॉर्ड है उसके ऊपर, चाहे वो जिस मर्जी कौम के हैं, चाहे वो दूसरे मुल्कों के भी यूक्रेन में उस वक्त थे, अगर वो वहां से माइग्रेट होकर बॉर्डर क्रॉस करके, क्योंकि जो भी पोलैंड में, हंगरी में, जो भी जो है ना बाकी लटविया वगैरह जो रियासतें हैं उनमें जो जाएगा तो आगे उनको रिसीव करने वाले जो हैं वो यूएनएचसीआर के लोग हैं, और वो उनका बाकायदा रिकॉर्ड रखते हैं कि ये बंदे डायरेक्ट जो है ना वो मुतासरीन में से हैं। तो उनको फिर जिन मुल्कों में भेजा जाएगा वहां वो सारे ही आएंगे, वो चाहे पाकिस्तानी हो, इंडियन हो, बांग्लादेश के हो, अफ्रीका के हो, किसी भी मुल्क के हो, उन सबको ये एक्सेप्ट करेंगे। अब बात यह है कि कितने अरसे के लिए उनको करते हैं ये डिपेंड करता है। अब यूरोप का मुझे पता नहीं कि शायद, क्योंकि वहां वो वैसे भी आ सकते थे यूक्रेन वाले यूरोप में, तो शायद उनको वो वापस भेज दें कि अब आपके मुल्क में अमन हो गया है तो वापस चले जाओ। लेकिन कनाडा ने मेरा नहीं ख्याल कि किसी को आज दिन तक वापस भेजा हो। जो आ गया उसको ये फिर रिफ्यूजी स्टेटस देते हैं, और उसके बाद जो है ना उनकी बाकायदा छानबीन करके वो जो परमानेंट रेजिडेंट के लिए अप्लाई करते हैं वो फिर जो है ना उनको परमानेंट रेजिडेंट जो है ना वो दे देते हैं। तो मेरा ख्याल है जो कनाडा में आ गए वो तो पक्के ही रहेंगे, और यूरोप का मुझे अंदाज़ा नहीं कि शायद वो पक्के हों या उनको फिर वापस भेज दें, क्योंकि यूरोप के अपने मायदे भी हैं, और वो वैसे भी यूरोप में वो ट्रैवल तो कर सकते हैं, उनको कोई पाबंदी तो नहीं है। तो हो सकता है कि यूरोपियन मुल्क जो हैं इंग्लैंड, जर्मनी वगैरह बाद में उनको कहेंगे अब आप वापस अपने मुल्क में जा सकते हो। तो जो आना चाहेंगे, जिनके कारोबार वगैरह हैं, जिनके ज़मीनें घर वगैरह पीछे हैं, वो आ जाएंगे। तो कुछ तो वैसे वहाँ ही मुकामी हो जाते हैं। जिस तरह के पाकिस्तान में भी आप देखें
अफगान महाजरीन आए तो उनमें से कुछ तो वापस गए, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो अब पाकिस्तानी बन गए, कोई भी नहीं वापस गया। उन्होंने अपने वहां पक्के घर बना लिए, शादियां कर ली, बच्चे जवान हो गए, अब वो तो पाकिस्तानी कहलाते हैं। तो कब तक इस मामले का हल होगा? असल चीज तो ये है, ये मुहाजिर तो क्या देख रहे हैं कि सीज फायर और कभी हो जाती है, कभी रुक जाती है, तो फैसला कब होगा? 16 दिन हो गए, तो इस तरह की गुम की हालत है, ये बताइएगा सबसे। जी, अब ये काम लंबा होता जा रहा है। वैसे मेरा जाती ख्याल तो यही था कि ये जल्दी खत्म हो जाएगा, मगर अब काम लंबा होता जा रहा है और हो सकता है कि थोड़ा और लंबा हो। उससे ये कि दो चीजें तो वाज़ेह हो गई हैं। एक तो ये हो गया है कि नेटो ने, यूरोपियन यूनियन ने या अमेरिका ने या किसी ने भी डायरेक्ट मुदाखलत नहीं करनी, वो बात तो अब क्लियर हो गई, जिसका कि अभी तक खदशा था। दूसरा ये भी वाज़ेह हो गया है कि रूस ने अभी तक उस तरीके से, भरपूर तरीके से पेशकदमी नहीं की है जिस तरीके से वो करना चाह रहा था। वो भी बड़े आराम आराम से आगे चलता आ रहा है, क्योंकि उसने भी अब सब कुछ देख लिया है। और फिर तीसरे ये कि मुज़ाकरात हो रहे हैं अंडरग्राउंड, बाकी बहुत जगहों पर मुज़ाकरात चल रहे हैं। वो अमेरिका में भी चल रहे हैं, तुर्की में भी चल रहे हैं, इसराइल भी उसमें पड़ा हुआ है, तुर्की भी पड़ा हुआ है, और भी बहुत से यूरोपियन मुल्क जो है ना वो मुज़ाकरात करवा रहे हैं और मुज़ाकरात हो रहे हैं। अब जहां तक मेरा ख्याल है कि अब यूक्रेन के सदर को इस तरफ लाया जा रहा है कि वो मायदा करें और गारंटियां जो चाहिए रूस को वो दें, और उनका कोई जामन हो तो इस कजिया को मुकाया जाए। अगर ये नहीं खत्म होता तो अब मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका, नेटो या कोई दूसरा मुल्क डायरेक्ट मुदाखलत करेगा, और अब रूस ने आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते ही आना है और इसको टाइम अब लग सकता है, हो सकता है। लेकिन ये नहीं कि रूस को रोक दिया है यूक्रेन ने, या यूक्रेन इतनी रेजिस्टेंस कर रहा है कि रशिया का कोई चारा नहीं रहा कि वो आगे बढ़ नहीं रहा। ये नहीं सोचना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि रूस भी टाइम गेन कर रहा है और चाह रहा है कि सिविलियन लोगों का नुकसान ना हो, ज्यादा जो है ना वो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह ना हो। वो सिर्फ टारगेट कर रहा है इनकी जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं और बाकी जो सलाहियत है इसकी यूक्रेन की, ताकि ये मुड़ के आंखें दिखाने के काबिल ना रहे रूस को, और ये नेटो की तरफ ना जाए, और ये बाकी मगरबी मुल्क भी गारंटी दें कि ठीक है हम यूक्रेन को नेटो का मेंबर नहीं बनाएंगे। तो इस तरह कोई मायदा कहीं ना कहीं बातें चल रही हैं, वो जरूर होगा और उसके बाद ही ये कजिया निपटेगा, वरना ये रूटीन बन जाएगी। देखें इराक में भी बाद में आम खबरें आती थी, जी इतने लोग मर गए, इतना ये हुआ, इतने बमबारी हुई। लीबिया में देखें, बाद में फिर लोगों की रूटीन बन जाती है, वो इसको एक नॉर्मल समझना शुरू हो जाएंगे। जी रूस ने अटैक किया हुआ है, वो चल रहे हैं 10-15 दिन 2 हफ्ते हला हला रहा है, और उसके बाद ये रूटीन की खबर बनती जाएगी, और ये मुझे लंबा होता नजर आ रहा है। तो कहीं दहशतगर्दी भी पनपने का खतरा है, क्योंकि यूरोप बिल्कुल साथ है उसके दरवाजे पे, तो इसके रिएक्शन के तौर पे इस इलाके में जिस तरह अफगानिस्तान में दहशतगर्दी हुई या हमला हुआ, तो यहाँ भी कुछ महसूस कर रहे हैं आप कि आने वाले सालों में कुछ होगा? दूसरा ये कि रूस के ऊपर जो पाबंदियां हैं तो उसकी तो अच्छी खासी कमर तोड़ दी गई है, जिस तरह महसूस यही हो रहा है, तो वो फिर अब किस तरह अपने आप को डेवलप करेगा? जी नहीं, दहशतगर्दी का तो मुझे कोई ऐसा नहीं नजर आ रहा कि यहाँ कोई दहशतगर्दी फैलेगी या उस तरह के जिस तरह के अफगानिस्तान में। वहां तो एक खामखा उभारा गया था ना जिहाद का जो कंसेप्ट है, और इस तरह सुइसाइड का और वो, लेकिन इधर मुझे नहीं लगता कि ये इस किस्म की कोई जो है ना वो जो है वो रवायत मौजूद है या कोई ऐसा करेगा। तो दहशतगर्दी का तो मुझे कोई इतना बड़ा चांस नहीं लग रहा। जहां तक है कि रूस इन पाबंदियों को कितना अरसा बर्दाश्त करेगा, तो कुछ अरसा तो वो सरवाइव करेगा इसका, और फिर उसके बाद इसका हल निकालेंगे। देखें पाबंदियों का असर तो सब पे हो रहा है, ये नहीं कि खाली रूस पे हो रहा है। अब बर्तानिया, फ्रांस, जर्मनी, हर एक पे असर, कनाडा पे असर हो रहा है। यहाँ गैस इतनी महंगी हो गई है, आटा इतना महंगा हो गया है, बाकी चीजें इतनी महंगी हो गई हैं कि लोगों का जीना तो बार हो जाएगा। तो फिर आखिर साफ जाहिर है कि जब रूस से और यूक्रेन से इतनी चीजें आती हैं तो इन लोगों ने भी कोशिश करनी है कि कजिया हल हो और ये पाबंदियां उठें, और उसके बाद जो है ना वो ये पाबंदियां उठ जाएंगी। मगर अगर लंबा अरसा ये पाबंदियां रहती हैं तो जरूर रूस को खमियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि इन पाबंदियों के असरात दूर रस होंगे। फौरन तो अभी सरवाइव कर जाएगा रूस, लेकिन बाद में खतरा जरूर होगा। जी
नाज़रीन, ये था आज का स्पेशल प्रोग्राम पाकिस्तान और आलमी हालात पे। नसीर को इजाजत दीजिए। जी हम जफर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।